पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये चर्चा गरम है। चर्चा गरम अक्सर हम स्टूडियो से करते हैं, लेकिन आज इस वक्त हम लोग बिहार विधानसभा के अंदर कैंपस में बैठे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि अगर स्टूडियो छोड़ के हम बाहर निकले हैं बाबा के साथ चर्चा करने के लिए, तो कुछ विशेष मुद्दा ही होगा। बिहार में कुर्सी की खेल है और कुर्सी के खेल में नीतीश कुमार सबसे माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। आपने देखा होगा, बाबा लगातार इस एग्जाम्पल को समझाते हैं कि म्यूजिक चेयर वाली जो गेम होती है उस पर सबसे ज़्यादा जीत अगर कोई व्यक्ति दर्ज कराता है तो नीतीश कुमार के हाथ में होता है। लेकिन अब नीतीश कुमार के बदलते वक्त के साथ उनके कुर्सी पर कोई और बैठना चाहता है, तो उनका उत्तराधिकारी कौन होगा? ये बिहार विधानसभा ही सब कुछ तय करता है कि उत्तराधिकारी कौन बनेगा। नीतीश के बाद तेजस्वी, चिराग या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर नीतीश कुमार भरोसा करते हैं। तो एक बार फिर से बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चर्चा इस बात की गर्म हो चुकी है कि नीतीश का उत्तराधिकारी कौन होगा। तेजस्वी होंगे, चिराग होंगे या फिर मामला कुछ और है? इस विषय पर आज चर्चा गरम में हम चर्चा करते हैं। बाबा के साथ जुड़ेंगे। बाबा, नीतीश के उत्तराधिकारी की रेस शुरू हो गई है क्या? देखिए, आपने बड़ी अच्छी भूमिका दी कि ये परिसर जो है ये तय करता है कि यहाँ के शीर्ष कुर्सी पर कौन बैठेगा। नीतीश कुमार पिछले 19 साल से इस कुर्सी पर काबिज है। अगर बीच के 9 महीने के छोड़ दिया जाए तो, जिसमें उन्होंने दे दिया था जीतन राम मांझी को। अब एक बार फिर से जब नीतीश कुमार 20 साल पूरा करेंगे, यानी ये कार्यकाल जब पूरा होगा या जब भी चुनाव होगा, तब नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी की खोज शुरू हो जाएगी और वो खोज शुरू हो चुकी है। आपको याद होगा कि 2024 में एनडीए में आने से पहले नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में थे, और जैसे इंडिया गठबंधन में गए थे तो वैसे ही आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने खोज शुरू कर दी थी कि इस बार जो हम 2025 का चुनाव लड़ेंगे तो हम अपना मुख्यमंत्री दे करके लड़ेंगे। उसकी तलाश भी शुरू हो गई थी। कई चेहरे सामने रखे गए थे, कई चेहरों पर ये दावे भी किए जा रहे थे कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने किया क्या? अचानक से उस पर विराम लगा दिया। अब आप देखिए, कोई चर्चा नहीं होती है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री भाजपा से। सब कहते हैं कि नीतीश के चेहरे पर हम लड़ जाएंगे, नीतीश ही हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे। क्या नीतीश कुमार होंगे, सवाल ये है। क्योंकि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी मान लेगी, तेजस्वी यादव तो नहीं मानेंगे। अगर तेजस्वी यादव मान लेते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने रॉ में आ जाएगी और फिर अपना मुख्यमंत्री का चेहरा खोजेगी। अगर ये सब मान लेते हैं तो प्रशांत किशोर क्यों मानेंगे? प्रशांत किशोर ने तो अलग ही अपनी राग छेड़ रखी है कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इन सभी के अलावे चिराग पासवान को लेकर के भी आप देखे होंगे कि उनके लोग, उनके वोटर, उनके समर्थक कितना ज्यादा एग्रेसिव है कि चिराग पासवान के हाथ में बिहार की कमान दी जाए, बिहार को अगर बदलना है तो। कई लोग कहते हैं उनके पार्टी के अंदर या उनके जो कार्यकर्ता हैं वो कहते हैं कि चिराग को फैसला लेना चाहिए, समय आ गया है। चिराग ने जो त्याग दिया 2020 के बाद से, अब वो फैसला चिराग के हाथों में है। चिराग को एक कठोर फैसला करना चाहिए। देखिए रत्नेश, चिराग फैसला ले सकते हैं। फैसला तो जब उनकी पार्टी को 2 भाग में विभाजित किया गया था तब भी उन्होंने फैसला लिया था अकेले चलेंगे वो। तब भी उनके पास मौका था अपने आप को और ज्यादा इम्प्रूव करने का, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहना श्रेष्ठ कर समझा और आज भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भले ही नीतीश कुमार के साथ उनके रिश्ते सुधार जाने की बात कही जा रही हो, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार को ही वो अपना नेता मान चुके हैं, तो इसमें एक बात तो साफ नजर आती है ना कि मुख्यमंत्री के चेहरा जरूर है, लेकिन नीतीश कुमार के बाद हम उत्तराधिकारी की चर्चा कर रहे हैं। उत्तराधिकारी की चर्चा में आपने देखा होगा कि आज से कुछ ही महीनों पहले या 1 साल के अंदर की बात समझ लीजिए, तो किस तरह से जीतन राम मांझी ने कहा था कि हमारा बेटा तेजस्वी यादव से ज्यादा पढ़ा लिखा है, काबिलियत रखता है, 3-3 विभाग, 2-2 विभाग देख रहा है, तो उसे क्यों नहीं बनाया जा सकता है। ये सभी प्रक्रियाएं और सभी स्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि अब सबको ये समझ में आने लगा है कि नीतीश कुमार का टाइम खत्म हो रहा है। नीतीश कुमार शारीरिक रूप से और भी बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार आने वाले 2025 के चुनाव में 2029 तक तो किसी भी हाल में नीतीश कुमार को, कल ही मैं बात कर रहा था सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से, उन्होंने भी ये बात कही कि नीतीश कुमार शारीरिक रूप से स्वस्थ हो गए हैं
हमारे संपादक नमन मिश्रा जी से हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने भी ये बात कही कि नीतीश कुमार ये लास्ट चुनाव एक तरह से समझिए कि लड़ रहे हैं। पिछली बार उन्होंने कहा जरूर था कि ये मेरा अंतिम चुनाव होगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो 2025 के चुनाव तक अपना खूंटा गाड़ करके रखा है और वो खूंटा वो छोड़ने वालों में से नहीं है। इन सभी बातों को अगर गौर से देखा जाए तो एक बात तो साफ नजर आती है कि जो हमारे पास कुछ पॉइंट्स है रत्नेश, जिसको लेकर के हम अगर बात करें तो तेजस्वी यादव जो वर्तमान परिस्थिति में एक संगठन के, एक गठबंधन के नेता के रूप में सामने है। एक गठबंधन है जिसके नेता के रूप में नीतीश कुमार सामने हैं और एक बिना गठबंधन का है जिसके मुखिया खुद प्रशांत किशोर हैं। वो फैसला करेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा अगर उनकी पार्टी बनती है 2 अक्टूबर को और उसके बाद वो जीत करके आते हैं तो। मतलब विधानसभा में जो आंकड़ा है बहुमत का, उसे 122 का आंकड़ा जब टच करते हैं तो वो फैसला करेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन अभी जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि यहाँ मुख्यमंत्री की कुर्सी के 2 उम्मीदवार बहुत मजबूत हैं, एक नीतीश कुमार, दूसरे तेजस्वी यादव। तीसरे की एंट्री से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं उनको ये करके कर रहा हूँ। चिराग पासवान की बात है तो वो नंबर 2 पे चल रहे हैं या नंबर 3 पे उनको आप रख सकते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगेगा या चिराग पासवान को ऐसे आंकड़े आ जाते हैं कि उनके बिना कोई सरकार नहीं बनेगी, तो वैसी स्थिति में चिराग पासवान प्रायोरिटी में मुख्यमंत्री के चेहरा बन सकते हैं। ये परिस्थिति जन्य होगा। तो 2025 का रिजल्ट आंकड़ा क्या होता है, इन सभी परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें आंकड़ों का खेल अगर देखें तो MY समीकरण को जोड़ के देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव क्यों मुख्यमंत्री बनेंगे। तो उनके पीछे एक आंकड़ा है जो 30% मुस्लिम और यादवों का MY समीकरण का आंकड़ा है, जिस आंकड़े के आधार पर वो अब तक चुनाव लड़ते भी रहे हैं और सीटें भी लाते रहे। पिछले चुनाव में भी 75 सीटें उनको आई थी। दूसरा आंकड़ा उनके ही आंकड़े में आपने देखा कि प्रशांत किशोर ने एक बड़ी सेंध मारी की है। उन्होंने क्या किया है कि एक तरफ ब्राह्मणों को ले लीजिए या सवर्णों को ले लीजिए, चूंकि वो सवर्ण है, आपने सुना भी होगा कि अब तो ऑफिशियली उनको अनाउंस कर दिया गया है कि प्रशांत पांडे हैं वो। तो जब प्रशांत पांडे हैं ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है तो निश्चित रूप से एक सेंटीमेंट वो चाहेंगे कि सवर्णों का उनके तरफ शिफ्ट करें। वो सवर्ण जिनको नीतीश कुमार ने भी छला, वो सवर्ण जिनको भाजपा ने भी छला, वो सवर्ण जिनको लालू प्रसाद ने भी छला। तो निश्चित रूप से ये 15% अपने अधिकार के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक चर्चा भी मैंने कहीं सुना कि आने वाला जो समय होगा वो फिर से सवर्णों का होगा। तो ये सारी प्रक्रियाएं, सारी चर्चाएं तब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब प्रशांत किशोर उस जगह पर पहुंचेंगे। प्रशांत किशोर के पास 15% सवर्णों का वोट है और वो जो सेंधमारी कर रहे हैं लालू प्रसाद के वोट बैंक मुस्लिम में और नीतीश कुमार के वोट बैंक महिलाओं में, M² में जो वो सेंधमारी कर रहे हैं उसमें से अगर 20% भी कर लेते हैं तो आप मान के चलिए 30% से ज्यादा वोट के वो भी मालिक हो जाएंगे। यानी 2 लोगों की लड़ाई आपस में सीधी सीधी हो जाएगी। बाकी का बचता है 60%। उन 60% में नीतीश कुमार कहाँ होंगे, क्या करेंगे, चिराग पासवान का क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। और भारतीय जनता पार्टी का स्टेक जो है उसमें हिस्सेदारी कितने प्रतिशत वोटों की होगी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें अगर देखें तो हमने जो देखा है उसमें प्रशांत किशोर कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसा वादा करना शुरू कर चुके हैं। हालांकि 2 अक्टूबर के बाद और स्पष्ट होगा कि वो क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या फैसले लेंगे और किस तरह की उनकी पार्टी बनती है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि 1 करोड़ से ज़्यादा 2 करोड़ के आसपास लोग उनके साथ पहले दिन से ही जुड़े रहेंगे। तो ये सभी परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं डरा जरूर रही हैं बाकी लोगों को। लेकिन अब अगर बात करते हैं तो चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान का अपना वोट बैंक जो है वो उनका वोट बैंक 5% का है। इस 5% के वोट बैंक में कहीं ना कहीं एक बात तो साफ साफ नजर आ रहा है कि वो 5% का वोट जो है वो 19% जो वोट बैंक है उसमें से वो ले रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि अभी वर्तमान जो स्थिति है कि 19% अनुसूचित जाति का वोट है शेड्यूल कास्ट का, तो शेड्यूल कास्ट के वोट में से 5% के मालिक वो अकेले हैं, यानी 14% वोट उनसे अलग है। तो निश्चित रूप से ये 5% वोट कहीं अगर अटैच हो जाता है तो वो और मजबूत हो जाएगा। अब किस गठबंधन को ये मिलेगा, या आप अभी वर्तमान में तो आप कह सकते हैं कि एनडीए को मिल रहा है। इसके अलावा अगर बात करें मल्लाहों की तो ये भी उसी कैटेगरी से आते हैं, उस 36% में से। तो 36% में से एक तरफ जहां कहा जा रहा है मुकेश सहनी को, और प्रशांत किशोर और मुकेश सहनी के साथ एक कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर ये है कि दोनों किसी राजनीतिक फैमिली से नहीं आते हैं। बिल्कुल।
लेकिन एक और अंतर है, और ये अंतर है कि प्रशांत किशोर ने राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में अपनी यात्रा की शुरुआत की है, इसलिए उसको राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं जी। और मुकेश सहनी की अगर बात करते हैं तो मुकेश सहनी एक व्यवसायी के बाद आए हैं इस राजनीति में। इसके अलावा अगर अन्य लोगों की बात करें आप, तो नीतीश कुमार एक इंजीनियर रहते हुए राजनीति में आए, परिस्थिति जन्य वो राजनीति में प्रवेश किए और आज आप देख रहे हैं 19 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 30 साल से लंबी उनकी राजनीतिक कैरियर है। अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो उनको भी लेगेसी में मिली है, उनके परिवार में दो मुख्यमंत्री रहे हैं, पूरा परिवार राजनीतिक फैमिली है, पिता और माँ दोनों ही उनके बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनको ये गिफ्ट में मिला है। एक राजनीतिक फैमिली से आते हैं इसलिए वो मुख्यमंत्री के दावेदार बनना चाहते हैं। चिराग पासवान के साथ भी यही चीजें सब नजर आ रही है कि वो भी एक राजनीतिक फैमिली से आते हैं, वरना वो तो फिल्म दुनिया में थे। तो तेजस्वी यादव क्रिकेटर थे, इधर कोई सवाल पूछ दिया उनसे तो उन्होंने कहा कि अरे विराट कोहली मेरे अंडर में खेला है। तो ये सभी परिस्थितियां, सभी चीजें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि एक तरफ ये राजनीतिक फैमिली है जो अपने पुराने जो उनका लेगेसी है उसको कहीं ना कहीं अपने पक्ष में करना चाहती है, तो दूसरी तरफ एक वो लोग हैं जो राजनीति से अलग रह करके राजनीति में प्रवेश करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इसके बाद अगर संतोष सुमन की बात करें तो उनके पिता भी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक लंबे राजनीतिक कैरियर उनका भी रहा है, परिवार में जब जन्म से ही उन्होंने राजनीति की है, लेकिन वो खुद ही एक शिक्षक के रूप में पढ़ाया करते थे, उसके बाद वो राजनीति में प्रवेश किए हैं। मैं एक्सीडेंटल, जैसे हमारे संपादक कैसे एक्सीडेंटल पत्रकार हैं, उसी तरह से ये एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन बन गए हैं। परिवार की पृष्ठभूमि रही है और जिस तरह से जीतन राम मांझी ने अपना वोट बैंक बनाया है, उसके बाद से इनका एक अलग पहचान बना है। ये सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि ये पूरा का पूरा गेम प्लान जो है वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि आने वाले समय के लिए अगर देखा जाए तो बिहार में जो दावेदारी नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी की शुरू हुई है वो तेजस्वी यादव से होती हुई, इसमें और कई नाम है, आधा दर्जन नाम और जुड़े हैं। जैसे तेजस्वी यादव का नाम आपने ले लिया, आपने प्रशांत किशोर का नाम ले लिया, आपने चिराग पासवान का नाम ले लिया, भारतीय जनता पार्टी में 3 लोग अभी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा को आप कैसे भूल जाइएगा, आप जीतन राम मांझी के बेटा को कैसे भूल जाइएगा, मुकेश सहनी को कैसे भूल जाइएगा। ये सारे लाइनअप जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी की बात कर रहे हैं। इसके अलावे इससे पहले आपने सुना होगा कि नीतीश कुमार किसी को उत्तराधिकार देके जाएंगे, तो खुद नीतीश कुमार की पार्टी में और उनके परिवार में भी दावेदार हैं, कई लोगों के नाम की चर्चा होती है। तो ये बदली हुई परिस्थिति में जो वोट बैंक है वो बेस बनेगा, वो आधार बनेगा कि सवर्णों का वोट 15% किसके तरफ जाता है, अति पिछड़ा का वोट 36% किसके पास जाता है, पिछड़ा का वोट किसके पास जाता है जो 14% कट करके बाकी 13% बचता है, क्योंकि 14% यादव का वोट तो कंफर्म है कि उधर गया, लेकिन 13% जो बचता है वो किधर जाता है। इसके अलावा दलित वोट किधर से जाता है, 36% का भी वोट निश्चित रूप से अति पिछड़ों का वोट किधर शिफ्ट करता है। इसी वोट की मारी और इसी वोट के खींचतान में आपको आने वाले समय में जब भी चुनाव बिहार का होगा तो आपको बिहार का मुख्यमंत्री मिलेगा, और उत्तराधिकारी की प्रथा नहीं बल्कि अधिकार छीनने की प्रथा से कोई मुख्यमंत्री बनेगा, वरना नीतीश कुमार किसी को स्वेच्छा से कुर्सी देने वाले नहीं है। चलिए देखिए, तो ये कुर्सी है और कुर्सी पर कौन बैठता है, आने वाले 2025 के ये आंकड़े आपको साबित करेंगे कि कुर्सी पर नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा। चर्चा गरम के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत लाइव पर चर्चाएं लगातार गरम है। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।